गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सियाग, कक्षा 11 है, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता को पढ़ने जा रहे हैं। आगे के इस पद्यांश में प्रकृति में होने वाली परिवर्तन का वर्णन है। संध्या के समय गंगा तट पर जब सूर्यास्त हो रहा है तो उस समय आसमान में जैसे पक्षी उड़ते हुए अपने शावकों के पास, जैसे जैसे सूर्यास्त होता है तो पक्षी सायंकाल आसमान में पंक्तिबद्ध यानी कतारबद्ध उड़ते हुए अपने घोंसले की ओर जा रहे हैं। उस दृश्य का मनोरम चित्रण यहाँ हुआ है। पक्षी अपने शावकों को का ध्यान लगा करके और जैसे मंद मंद आवाज़ में बोलते हुए आसमान में उड़ते हुए पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं और अपने घोंसलों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पद्यांश है, दूर तमस रेखाओं सी, दूर तमस रेखाओं सी पंक्ति, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की भांति, सोन खगों की भांति, सोन खगों की पाती, यहाँ पाती शब्द आएगा, सोन खगों की पाती आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। प्रस्तुत कवितांश की व्याख्या करते समय सबसे पहले अपन लिखते हैं संकेत, दूर तमस। तो आप लिखिए प्रथम दो शब्द दूर तमस, फिर रिक्त स्थान लगाते हुए अंतिम शब्द है मुखरित, मुखरित। उसके बाद में आप लिखेंगे संकेत के बाद आएगा संदर्भ। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश से, प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग फर्स्ट में कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता संध्या के बाद से उद्धृत है। ये पद्यांश उनके द्वारा रचित ग्राम्या नामक काव्य संग्रह से संकलित है। फिर आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश में संध्याकाल के समय आसमान में
उड़ते हुए पक्षियों का वर्णन किया गया है, जो अपनी घोंसलों की ओर बढ़ रहे हैं, जो अपनी अपनी घोंसलों की ओर बढ़ रहे हैं। जी, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए मीनिंगों पर। दूर तमस रेखाओं से, यहाँ तमस का अर्थ है अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा। और रेखाओं सी, दूर तमस रेखाओं सी, तो तमस का अर्थ क्या है? अंधेरा, अंधेरा। और रेखाओं सी का अर्थ है पंक्तियाँ, पंक्तियाँ। पक्षी जब समूह में उड़ते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में कोई पंक्ति बनी हुई हो। और फिर है सोन का अर्थ है सुनहले, सुनहले यानी चमकते हुए, सोने जैसे चमकते हुए। और खगों यहाँ पक्षी के लिए है सुनहले पक्षी। फिर आर्द्र का अर्थ है गीला, धीमी, भीगा, नभ का अर्थ होता है आकाश, भीगा नभ। हाँ सर, आर्द्र सुनहले पक्षी, गीला, धीमी या भीगा नभ, नीरव नभ। नीरव नभ यानी ये आकाश के लिए है। और जैसे नीरव यानी स्वर के लिए आता है, स्वर, स्वर, शोर रहित, शोर रहित या शांत मान लीजिए, शांत। जी, शोर रहित, शांत। और मुखरित यानी ध्वनित, इसको कहते हैं ध्वनित, ध्वनित या कलरव युक्त, ध्वनि करते हुए, ध्वनित या कलरव युक्त, ध्वनित या कलरव युक्त, जैसे मानो कोई आवाज़ करते हुए। अब यहाँ से यहाँ तक का जो पद्यांश है इसकी अपन व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत कवितांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग प्रथम में कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश उनके द्वारा रचित ग्राम्या नामक काव्य संग्रह से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में संध्या काल के समय आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का चित्रण किया गया है, जो अपनी घोंसलों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि दूर तमस रेखाओं सी, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति से चित्रित। संध्या काल के समय जब सूर्य अस्त हो रहा है तो उस समय पक्षी भी क्या करते हैं, दूर से आसमान से उड़ते हुए, जब आसमान से उड़ते अपने घोंसलों की ओर आगे बढ़ते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे संध्या काल के समय जो गोधूली यानी जो अंधेरा सा छा जाता है, उसमें मानो दूर से कोई अंधेरे की पंक्तियां सी लग रही हैं, यानी एक साथ उड़ते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो कोई अंधेरे की पंक्तियां बनी हुई हो। उड़ती पंखों की गति से चित्रित, अर्थात ये चित्रात्मक रूप में दिखाई देते हैं कि आसमान में पक्षी पंक्तियां बना करके कतारबद्ध, जैसे ऐसा लग रहा है कि संध्या के समय जब पक्षी उड़ते हुए अपनी घोंसलों की ओर आगे बढ़ते हैं तो उस समय मानो अंधेरे की पंक्तियों के रूप में ये उड़ते हुए अपनी पंखों से गति से यानी तेज गति से जैसे मानो चित्रात्मक लग रही है। आसमान में जब पक्षी उड़ते हुए अपनी घोंसलों की ओर आगे बढ़ते हैं तो उस समय मानो आसमान में वे अपने पंखों से उड़ते हुए गतिशील बनते हुए मानो
अंधेरे की पंक्तियां जैसी लग रही हैं। सोन खगों की पाती, और उस समय सूर्यास्त के समय सूर्य की लाल रंग से अर्थात सर्वनाभा से उनके पंख सुनहले लग रहे हैं, जैसे मानो वो पक्षी सुनहले पक्षी यानी सोने जैसे दिखाई दे रहे हैं। पाती का अर्थ है पंक्ति, उनकी पंक्तियां मानो सुनहले रंग की दिखाई दे रही हैं। उस समय वे अपनी घोंसलों की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपने शावक या अपने बच्चों की याद आ जाती है। जो पक्षियों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं शावक, तो अपने शावकों को ध्यान में रखते हुए वे अपनी धीमी धीमी आवाज़ में, यहाँ आर्द्र का अर्थ होता है गीला, धीमी या भीगा, नभ। जब आसमान में पंक्तिबद्ध उड़ते हुए पक्षी घोंसलों की ओर आगे बढ़ते हैं तो वे मंद मंद ध्वनि करते हैं, तो उस समय उनके मुख से निकलने वाली जो आवाज़ है वो ऐसे मानो आसमान में एक गीलापन सा छा जाता है, और उनके आवाज़ जैसे शोर रहित या शांत मानो उनके मुख से ध्वनित कलरव युक्त सुनाई देती है। आसमान में उड़ते हुए पक्षी जब अपने शावकों की याद के कारण उनके हृदय में ममता जागृत हो जाती है तो उनके मुख से मानो स्वर या शोर रहित जो नीरव नभ, उस समय मानो शांत वातावरण में आसमान में उनके मुख से निकलने वाला शोर जैसे मानो जो ध्वनि है वो कलरव युक्त मंद मंद सुनाई देती है, जैसे मानो आसमान में गीलापन छा गया है। एक बार फिर व्याख्या देखिए। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि आसमान में संध्या के समय जब पक्षी उड़ते हुए अपनी घोंसलों की ओर आगे बढ़ते हैं तो उस समय आसमान में अंधेरे की सी पंक्तियां छा जाती हैं। पक्षी अपने पंखों से उड़ते हुए गतिशील और शांत वातावरण में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, सोन खगों की पाती। और उस समय उनके जो पक्षी है सुनहले पंख सर्वनाभा से यानी सूर्य की लाल किरणों से मानो वे सुनहले स्वर्ण जैसे दिखाई देते हैं, और उन्हें जब अपने शावकों की याद आती है तो उनके हृदय में ममता जागृत होती है, तो उनके मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है वो कलरव युक्त मंद मंद भीगापन सा, जैसे मानो उनके जो आवाज़ है मुख का जो स्वर है वो शोर रहित या शांत वातावरण में जैसे आकाश में सुनाई देता है, तो लगता है कि आसमान में कोई गीलापन छा गया है। फिर अपन लिखते हैं विशेष। प्रस्तुत कवितांश की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली से युक्त है तथा इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 चित्रात्मक शैली। प्रस्तुत पद्यांश में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। कौन सा गुण? प्रसाद गुण जी। अब इसमें देखिए यहाँ गतिशी इसमें उपमा अलंकार का, रेखांशी गतिशी, यहाँ 2 शब्द हैं। रेखांशी गतिशी इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग, तो मैं आपको क्रम से बताते जाऊँ, आप उसी हिसाब से लिखना। इसमें रेखांशी तथा गतिशी में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ सोन खगों में क्या है? रूपक अलंकार। एक है आगे रूपक तथा नीरव नभ में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, इसमें अनुप्रास भी है। नीरव नभ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और शांत रस है। देखिए ध्यान देना, प्रस्तुत कवितांश की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली से युक्त है। इस पद्यांश में चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। रेखांशी गतिशी इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सोन खगों इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। नीरव नभ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और समस्त छंद में शांत रस का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।